बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान के अंदर अजीबो गरीब हालात चल रहे हैं। हर रोज़ हमें अजीबो गरीब स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हों, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हों। कभी कभी अजीबो गरीब रिमार्क्स भी सुनने को मिलते हैं, चाहे वो अदलिया की तरफ से ही हमें क्यों ना आए। लेकिन एक बात है कि एक चीज़ इस पूरी सिचुएशन ने हमें बता दी कि कहीं ना कहीं आइन में सुकुम है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। आज हम इस शो में सवाल उठाएंगे, वो सवाल उठाएंगे जिसका जवाब 18वीं तरमीम में नहीं है। हम वो सवाल उठाएंगे जिसकी वजह से आइन के अंदर लूप होल नज़र आ रहा है। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ। अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही टाइम पर कराने हैं जैसे कि आइन कहता है, तो वही आइन ये भी कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है किसी भी सूबे का, ये उसकी सवाबदीद है कि वो जब चाहे असम्बलियाँ तहलील कर दे। तो अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही टाइम पर होने हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर को असम्बली तहलील करने का ही जो सवाबदीद है, जो हक है, वो कब, कैसे और क्यों दिया गया? वो अपना हक कैसे एक्सरसाइज करेगा? इसका मतलब है कि कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर असेंबली टूट जाती है पहले साल में, फॉर एग्जांपल अगर असेंबली टूट जाती है, चीफ मिनिस्टर को असेंबली पहले साल में तोड़नी पड़ती है, तो क्या अगले 4 साल तक उस असेंबली के अंदर, उस सूबे के अंदर एक निगरां हुकूमत रहेगी? सवाल यह भी उठता है, अगर इस बीच में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज्ड हो और वो आ जाए, तो ऐसे में पूरा निज़ाम एक फर्द वाहिद के ताबे हो जाएगा कि पूरे निज़ाम को उसी फर्द के तहत काम करना है। तो ये लूप होल्स वो हैं जो कि 18वीं तरमीम में मौजूद है, जिनका जवाब नहीं है। हम इन्हीं का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक छोटी सी चीज़ कि बेशक किसी को भी ये हक नहीं है कि वो पूरे सूबे की आवाम का फैसला करे, लेकिन इस सूरत हाल में मानी इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ही ये पिछले अरसे में एक देरीना सी ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदान मिल बैठे, एक मेज़ पर बैठे और किसी ना किसी तरह से इस पॉलिटिकल एनार्की का एक हल निकालें। और अब लग रहा है कि वही होने जा रहा है। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना मुबशर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब, माहिर कानून है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जस्टिस साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल तो आप ही का बोलबाला है। पहले तो हमें आप लोग 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की गर्दान पढ़ाते रहे कि 90 दिन में ही इंतखाब होने हैं, नहीं तो आइन टूट जाएगा या आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो सर, चाहे 30 अप्रैल हो, चाहे 14 मई हो, और अब जो एक गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है सर, वो भी तो 90 दिनों से एक्सीड कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। मैं इस कानून के शोबे से मुतालिक होने के हवाले से इस सूरत हाल पे अफसोस का इजहार कर सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रही। मेरा अपना जो जाती नुक्ता नजर है, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक पंचायती किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी होनी चाहिए थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो टोटली कंप्रोमाइज हो चुकी है। ये इस वक्त मरहला है उस हुक्म पे अमल दरामद करने का जो पाकिस्तान की आला अदालत ने, आला तरीन अदालत ने डायरेक्शन दी थी कि 14 मई को इलेक्शन होगा, और उससे पहले पहले हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज तमाम जो डायरेक्शंस हैं उनकी, वो इलेक्शन कमीशन को पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कुछ नहीं हुआ। इस हुक्म का पब्लिक लेवल पे मजाक उड़ाया गया जगह जगह, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पब्लिक फोरम से खड़े होकर, जलसों में खड़े होकर मजाक उड़ाया गया। इस वक्त ये है उस हुक्म पे अमल दरामद का मरहला। कोई फॉर्मल रिव्यू गवर्नमेंट या कोई मुतलका एजेंसी लेके नहीं आई। जिस वक्त ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स हो रही थी, सियासी जमातों ने अपने वकला के जरिए कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना नुक्ता नजर रख सकें, उनको मौका नहीं दिया गया और उजरत में वो फैसला कर दिया गया। और अब आके जब देखा गया कि उसमें बहुत सी कबाहतें पैदा हो रही हैं, बहुत सी रुकावटें जन्म ले रही हैं, तो उन्हीं सियासी जमातों को दोबारा बुला लिया गया है कि आप हमें रास्ता दिखाएं और इस पे कोई रास्ता चल के दिखाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है, उस पर अमल दरामद का मरहला है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। सियासी जमातें दरमियान का रास्ता, ये सियासी जमातों का रोल बिल्कुल हो सकता है कि वो डायलॉग करें, वो बैठ के बात करें, वो दरमियानी रास्ते तलाश करें। सुप्रीम कोर्ट दरमियानी रास्ते तलाश नहीं किया करती। सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दिया करती है
और डायरेक्शन पे फिर अमल दरामद कराया करती है, और वो फोर्स उसके पास मौजूद है। मैं हैरान हो रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल अदा कर लिया। और फिर खास तौर पे उस वक्त जब एक दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन कैमरा सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजों के साथ, अब उसको ब्रीफिंग सेशन कह लें, डीप ब्रीफिंग सेशन कह लें, या उसको कोई भी नाम दे लें, क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुआ वो प्रोसीडिंग्स, तो हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ये सारी सोच में तब्दीली उस सेशन प्रोसीडिंग्स के बाद आई है जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चैम्बर में हुई हैं। और अफसोस मुझे दोबारा इस बात पे ये होता है कि किसी अच्छे वक्तों में जज अदालत में बैठा सिर्फ उस रिकॉर्ड पे अमल दरामद करता था, या उस रिकॉर्ड पे गौर करता था जो उसके सामने जुडिशियल फाइल में मौजूद होते थे। आज हर दूसरा काम, हर दूसरा कमेंट जज का ये होता है कि टीवी पे ये खबर सुनी गई है, मीडिया में ये खबर गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया में ये हो रहा है। इनसे जजों की जहन साजी पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ये तमाम अमूर ऐसे हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ बिल्कुल सारे मामलात उलट पुलट हो गए हैं सारे। सिक्योरिटी एजेंसीज इस मामले में तो ब्रीफ करती हैं कि ये एप्रीहेंशन मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी से कोई ये नहीं पूछता कि आपका जो काम है कि अमन और अमान की सूरत हाल पैदा हो, तो उसमें आपने वो सूरत हाल को कंट्रोल करना है, आपने सूरत हाल में पूरी प्रोवाइड करनी है, जो एड करनी है या असिस्टेंस देनी है गवर्नमेंट को। उसमें वो फेल हो जाते हैं, वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं सारे, और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के कहे हुए रास्ते पर चल पड़ती है और अपना काम भूल जाती है। बहुत बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। मेरे साथ प्लीज बने रहिए, आपसे मैंने और भी सवालात करने हैं, लेकिन बाकी मुझे इजाजत दे कि मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करूं और मेरे साथ बने रहिए। और दुखी ना हो, आप आंखें खोल के देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे इदारे, आला तरीन अदालत ने क्या रोल अडॉप्ट कर लिया है। जी जी, आर्बिट्रेशन काउंसिल्स होती है हमारे यहाँ कानून के शोबे में। सर हम बता रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन काउंसिल्स हमारे यहाँ कानून के शोबे में होती हैं, जो तलाकों के फैसले करती हैं या नाम नट के फैसले करती हैं। अब वो रोल अडॉप्ट कर लिया हमारी आला तरीन अदालत ने कि वो पंचायत लेके बैठ जाएंगे और वो बुलाते रहेंगे उनको, फिर उनसे पूछते रहेंगे कि आपने क्या करने का। मैं वापस आती हूँ सर आपके पास। राना मुबश्शिर साहब, यहाँ से स्टार्ट करें कि अगर इलेक्शन मुल्क में एक ही टाइम पर होने हैं तो भाई फिर ये आइन में ये क्यों लिखा है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास ये सवाबदीद है कि वो असेंबली कभी भी तोड़ सकता है? क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बावजूद 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे, तो ये तो एक आने वाले टाइम के लिए एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सर। देखिए बीनेश, अभी आपने एक कमेंट दिया अपना इबादुर रहमान साहब को, लोधी साहब को, कि आप बहुत दुखी होगी उनकी बातें सुन के। देखें, लोधी साहब ने रियलिटी चेक दिया आपको, और रियलिटी चेक दे के साथ साथ उन्होंने आखिर में एक तसल्ली दे दी है आपको कि दुखी मत हो, जिस पे मैं इख्तलाफ करूँगा। और क्योंकि पहले बातें बिल्कुल ठीक कर रहे थे, आखिर में जाके जब आपने कहा कि मैं दुखी हूँ, नहीं बिल्कुल, क्योंकि रियलिटी चेक है, दिस इज़ द रियलिटी चेक जो उन्होंने दिया है, ये हकीकत है। उस हकीकत से आप मुंह नहीं फेर सकते। सो लेट्स टॉक ट्रूथ ओवर हियर। सो सच बोल लेते हैं। सच बात तो यही है जो लोधी साहब ने कही है। अब मसला ये है कि आपने जो सवाल किया है कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ सकता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते, और उसके बाद जनाब 18th अमेंडमेंट की कुछ शिकें जो हैं उसके अंदर जनाब हायल हो जाती है। सो उसकी तशरीह करवा लें। आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट ओवर हियर, बट देन अगेन उसकी तशरीह करवा लें। उसका सिर्फ काम ये बनता था कि उसकी तशरीह हो जाती, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किसी ना किसी जगह पे खामोश है वहाँ पे उसकी तशरीह करवा लें। सो इतनी सी बात थी। और बाकी बात ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। वहाँ पे जाके ये नहीं होना चाहिए। देखें, वो अभी रिसेंटली उन्होंने बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनाब 1 लाइनर हमें चाहिए, 1 लाइनर आप अपना जवाब दीजिए मंडे को। हमें मंडे को 1 लाइनर जवाब ये चाहिए कि जनाब आप जो है इतने पैसे रिलीज करेंगे। एंड द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड, जो प्रोसीडिंग हुई उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक जो है दे अकाउंट नंबर 1 से निकाले पैसे, और वो जनाब दे, और वो किसको दे? एजीपी फाइनेंस को दे, फाइनेंस एजीपीआर को दे, एजीपीआर जनाब इलेक्शन कमीशन को दे। वो क्या हुआ उसका? सो वी वांट टू नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, या तो आप डिसीजन ना दें, और अगर आप डिसीजन देते हैं तो उस पर खड़े रहें। और उसके साथ साथ एक और रियलिटी चेक है, एंड द रियलिटी चेक इज कि इस वक्त जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं,
देखिए अब जो है जंग के तरीकाकार मुख्तलिफ हो गया है। अब मुल्कों में जंग जो है वो यहाँ पे जहाज़ों से, टैंकों से, तोपों से, गोली से नहीं होती, इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं, किसी और ना किसी और तरीके से यहाँ पे वॉर्स चलती हैं, और उस तरीके से यहाँ पे जंगों का तरीकाकार मुख्तलिफ हो गया है। और उस तरीकाकार को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो यस, हमारे जो मुल्क के अंदर है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप जनाब इलेक्शन ना कराएं। देखिए इलेक्शन जो है कराए, ज़रूर कराएं, लेकिन अगर ये इसी किस्म के डिसीजन लेके फिर वापस इसको उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना तो फिर एक सिचुएशन बन जाएगी। और जो एतबार है जो पॉलिटिशियंस से एतबार, मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट, जो एतबार है ना पॉलिटिशियंस पर वो ख़त्म होता जा रहा है। सो यही एतबार अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त्म होना शुरू हो गया तो हम किसके पास जाएंगे, कहाँ पे जाके सर पटकेंगे? जी प्लीज। एब्सोल्युटली आपका कंसर्न उतना ही वैलिड है और यही मेरे कंसर्न्स भी हैं सर। द इशू इज कि जो हमें कॉम्प्रोमाइज्ड एक सिचुएशन नजर आ रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उमर अता बंदयाल साहब की, क्या आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन इसलिए है क्योंकि इशू सियासतदानों का नहीं है, इशू उन साथी जजेस का है क्योंकि दे आर नॉट साइडिंग बाय द चीफ जस्टिस और दे आर नॉट साइडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट? देखिए इफेक्ट तो करता है किसी ज़माने में एक सिचुएशन, ये बिल्कुल इफेक्ट करता है जहाँ पे आपके अंदर विद इन आपके इश्यूज शुरू हो जाएं, वहाँ पे वो भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आप पे। लेकिन देन अगेन एक और भी ज़माना था, एक ज़माने में जनाब यहाँ पे कोई जज जो होता था ना तो अखबार पढ़ता था डिसीजन देने से पहले, ना टीवी देखता था, ठीक है, वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके जो उसके सामने चीज़ें होती थी उसको मद्देनजर रख के फिर फैसले सुनाते होते थे। वो इन्फ्लुएंस नहीं होते थे ना तो मीडिया से, ना अखबार से, ना किसी पर्सनैलिटी से, वो अपनी आइसोलेशन में चले जाते होते थे। लेकिन यहाँ पे अब सिचुएशन डिफरेंट हो गया है। प्रिसेप्शन हम लोग बनाते हैं प्रिसेप्शन, सही बनाते हैं गलत बनाते हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम लोग प्रिसेप्शन बनाते हैं, हम लोग प्रिसेप्शन बना के आगे रख देते हैं। हम इस डब्बे में बैठ के उन लोगों की प्रिसेप्शन बनाते हैं, उन लोगों का जहन बनाते हैं जो शायद, अभी तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, बट देन अगेन शायद उन लोगों को डेप्थ में जाके हकीकत का पता नहीं है, लेकिन वी क्रिएट द परसेप्शन। अच्छा राना साहब, मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मैं बहैसियत एक एंकर, एक जर्नलिस्ट जिसका काम होना चाहिए कि मैं अपने सीनियर एंकर्स को देखूं, पढ़ूं, उनसे सीखूं, मैं अवॉइड करती हूँ कि अगर मैंने उनकी कोई राइटिंग पढ़ ली, अगर उनका कोई शो देख लिया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पे असरअंदाज होगा और फिर मेरा शो वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो बातें जस्टिस साहब कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, ये मौजूदा अदलिया कैसे कर सकती है? मतलब वाई कांट दे मेंटेन अ लो प्रोफाइल विच इज एक्चुअली दे आर सपोज्ड टू मेंटेन। रन साहब मैं वापस आती हूँ आपके पास, जब ब्रिगेड साहब को शामिल कर ले। ब्रिगेड साहब, इस पूरे सिनेरियो में सियासतदानों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया, जो अदलिया का किरदार है वो तो हमारे सामने नजर आ ही रहा है क्योंकि उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, विद इन द जुडिशरी उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन सर इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है क्योंकि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ये लगातार कहते चली आ रही है कि सियासतदान इकट्ठे बैठे और अपना मसला सॉल्व करें, और अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे थ्रू सिराजुल हक साहब हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का खैर मकदम करे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कमेटी बना लें। ये भी तो मेरे जैसे शख्स के लिए और हर जमहूरियत के अंदर यकीन रखने वाले शख्स के लिए एक तरह से एम्बैरसिंग ही है कि हमें कोई कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, एस्टैब्लिशमेंट कहेगी, तो तभी ये सिविलियन सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे, जब तक डंडा नहीं होगा तब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तमाम चीजों का इम्पैक्ट आप देखें कि मोहतरम जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, वो पिंडी में कोई इस्लामाबाद में कोई एक सेमिनार था, ये जो भी आप कहें, उस पर 1.5-2 घंटे ही रिमेन ऑन द स्क्रीन, अनबिलीवेबल। लेकिन ये आपको क्या शो कर रहा है कि हमारे जज साहबान जो है वो अब पब्लिक में आते हैं, वो तकरीरें भी करते हैं, वो अपने ख्यालात के इजहार भी करते हैं और वो दे टॉक वेरी ओपनली। तो लिहाजा वो दौर खत्म हो गया कि जब जजेस जो है वो आपको किसी शादी पे नजर नहीं आते थे, पब्लिक फंक्शन में नजर नहीं आते थे, और ये बात भी हमने वो दौर भी देखा है। बिल्कुल आप ये जो ये क्विक कमेंट दे करके पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं अब आपको जाने दूंगी। अब आपने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का कोई लेक्चर सर उसका हवाला दे दिया सर,
आपको वो नहीं याद आया कि जो 2-3 घंटे की चैम्बर में जाकर के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की और सीनियर ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ, क्या वो ठीक है? क्या वो होनी चाहिए? वो किसने मीटिंग बुलाई? अगर चीफ जस्टिस ने बुलाई तो वो क्यों नहीं अपना लो प्रोफाइल रख सके? और अगर इंटेलिजेंस के इदारों ने वो मीटिंग कॉल की तो सर क्या वो कॉल कर सकते हैं? किस कैपेसिटी में मुलाकात हुई? कमेंट करना है तो आप इस पे बात करें ना, ऑलरेडी तो केस चल रहा है सर जी। तो मैं आ रहा हूँ। देखिए, आप मेरी बात सुन लें। आपने शायद फिर आज तमाम मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखी, मैं तो एक एक चीज को फॉलो कर रहा हूँ। वो अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर कहा कि जनाब हमने इनको कहा ये सिक्योरिटी दारों के ये डीजीएमओ और डीजीएमआई ये तमाम लोग जो है कि जनाब आप आके हमें ब्रीफ करें, आप बताएं। तो गालिबन ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ था कि जी जो सिक्योरिटी के कंसर्न है इदारों के उनको भी सुना जाए। और आज ने नोट किया कि आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क थे कि उन्होंने कहा कि जो कल हमारी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, जो उनकी इस्तदा है ये इलेक्शन की सिक्योरिटी के खदशात के बारे में, हम उसके बारे में उसको कोई एज अ पिटीशन, उसकी कोई पब्लिक हियरिंग जो है वो नहीं कर रहे। सर उनकी इस्तदा चैम्बर में क्यों सुनी गई? यही तो इस्तदा है। वो इस्तदा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन से पहले? अभी तो सबको पता है कि इंतखाबात नहीं होने सर, क्या वो ये कर सकते हैं? राइट और रॉन्ग हम ये बात कर रहे हैं सर। देखिए मेरी बात, I would like to make a comment on this. जी सर, आई कम टू। जब मुल्क में एबनॉर्मल हालात हो, जब आईनी इदारे आपस में लड़ रहे हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट किया जा रहा हो, आईन शिकनी हो रही हो, दोनों तरफ से गोलाबारी हो, तो फिर ये इस किस्म की चीजें जो है नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसी वन ऑफ इट्स काइंड ये चीज हो जाती है। राइट राणा साहब, जी राणा साहब बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड ऑन कीजिए। देखिए बात सुने, आपने एक ब्रिगेडियर साहब से एक चीज़ पूछी थी कि ये जो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग है ये चीफ जस्टिस साहब को मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। देखिए इसमें बिल्कुल उनको पहले भी कहा गया था कि आपको चैम्बर में ब्रीफ कर देते हैं, लेकिन उस वक्त ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। और अब जनाब उन्होंने ब्रीफिंग लेने के लिए तैयार हो गए। द पॉइंट इज ब्रीफिंग और नो ब्रीफिंग, पहले ब्रीफिंग और अब ब्रीफ पहले ले लेते तो बहुत अच्छा था, उस पर फैसले पे असरअंदाज नहीं होना था उस चीज़ ने, ब्रीफिंग अगर उन्हें पहले मिल जाती। जैसे मैंने पहले कहा था, देखें इश्यूज जो हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम इलेक्शन ना करवाएं। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप जनाब उसको 2-4 महीने आगे पीछे कर लें, क्योंकि इस किस्म के इश्यूज हैं जो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, ना अदालतों में कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं, ना असेंबली में कर सकते हैं, वहाँ पे भी इन कैमरा ब्रीफिंग चलती है, और ना मीडिया में कर सकते हैं। सो वो वी अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम गुड विद इट कि वो नहीं होने चाहिए डिस्कस। बट एट द वेरी सेम टाइम सिक्योरिटी इश्यूज, येस देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज। सो अगर ये पहले ब्रीफिंग ले ली जाती चीफ जस्टिस साहब से, उनका फैसला उस वक्त मुख्तलिफ होता। और ये बात जो कह रही है ना आपके, ये डिसाइड करें जनाब पॉलिटिशियंस बैठ के, और जनाब पॉलिटिशियन बैठ के सब चीज़ें करें, वो ठीक है, वो नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं होगा जब तक, क्योंकि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। और बिलीव यू मी कि आपको ज़्यादा पता है बीनेश, यू हैव बीन लाइक इंटरेक्टिंग विद ऑल दीज पॉलिटिशियंस, लाइक आई हैव बीन डूइंग दैट फ्रॉम द लास्ट लाइक 33 years, बट देन अगेन ये आपस में एक दूसरे को नहीं करते ट्रस्ट, गारंटर्स मांगते हैं, गारंटियां मांगते हैं। अब वो गारंटियां जो है जब तक नहीं मिलेंगी उस वक्त तक दे वोंट बी सिटिंग अक्रॉस द टेबल। वो एक और हसास रग है जिसके ऊपर आपने हाथ रख दिया, गारंटियां भी नहीं चल रही। वो मौलाना साहब को जनरल बाजवा और जनरल फैज की दी हुई गारंटी नहीं चल रही, तो अभी क्या चलेगी? आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, मुझे बड़ी डिक्टेशन आ रही है ब्रेक की, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब, माहिर कानून हैं, राना मुबशर साहब एंकर पर्सन हैं और एनालिस्ट हैं, एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करूंगी मेरे साथ बने रहने के लिए। जस्टिस साहब, मैं कुछ रिमार्क्स आपके जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जो है वो मैं पढ़ के आपके सामने रख देती हूँ। ये बड़े अलार्मिंग है, ये भी एक फैक्ट चेक है, और सर मुझे इसके ऊपर आपका कॉमेंट चाहिए होगा। वो फरमा रहे हैं कि गलत फैसला गलत ही रहेगा चाहे अक्सरियत का ही हो, हर कोई जी हजूरू करने लगे तो उसे आमरियत कहा जाता है। मुल्क टूटने के जहरीले बीज जस्टिस मुनीर ने बोए थे। सुमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस या सीनियर जज को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को है। सर इनमें कोई बात भी गलत नहीं है। जस्टिस मुनीर का जो बदनाम जमाना फैसला है, ये ठीक कहते हैं कि वो उस वक्त से वो बीज बो दिए गए थे अलहदगी के,
और बंगाल को ये बता दिया गया था कि आप हमसे कम तर हैसियत के लोग हैं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। मौलवी तमीजुद्दीन के केस में जो कुछ मौलवी तमीजुद्दीन के साथ किया गया, इसलिए कि वो एक बंगाल से स्पीकर के ओहदे पर फाइज थे। तो गलत फैसला गलत ही रहेगा। तारीख आज हमें शहादत दे रही है कि भुट्टो के फैसले को, भुट्टो के कत्ल के फैसले को, जुडिशियल मर्डर जिसको कहा जाता है, खुद डॉक्टर नसीम हसन शाहरी, और मैं बड़े अफसोस और दुख से कहता हूं कि मुझे हमेशा वो जब भी रिपीट करते हैं, और अब वो हाथ में है आप लोगों के, वो बार बार रिपीट किया जाता है। जो इफ्तिखार अहमद साहब ने डॉक्टर नसीम हसन शाह का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी हमारी मजबूरियां होती हैं, हम नौकरी करते हैं, बंदूक वालों के पास जोर होता है, बंदूक के जोर पे वो करते हैं। तो गलत फैसला आज तक तारीख की अदालत में गलत है और वो कभी सही नहीं हो सकता। अक्सरियत का फैसला था, ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब जस्टिस फाइज से ये कहते हैं कि तारीख से सबक सीखना चाहिए, तो उनको भी तारीख से सबक सीखना चाहिए कि वो जिस इदारे में आज खुद तशरीफ फरमा है, उस इदारे की साख को जिस हद तक उनके इकदाम मुतासिर कर रहे हैं, वो उन्होंने भी तारीख से सबक हासिल नहीं किया। उनको खुद ये देखना चाहिए कि वो कुछ महीनों के बाद उस ओहदे पर फाइज होंगे जो ओहदा आज उनके हमलों की जोर जद में है। तो वो सूरत हाल पैदा ना करें कि कल हम जिसको इल्जाम दे रहे हैं, आज जिसको इल्जाम दे रहे हैं, कल वो आप खुद अमल कर रहे हो और फिर उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन कोई ना हो। जस्टिस साहब, आपको ये हैरानगी नहीं लगती कि मुल्क का वजीर कानून अभी 2 रोज पहले आकर के बताए कि किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जनरल बाजवा साहब भी बीच में इंटरवीन करके 2 जजेस को एलिवेट किया जाता है जो कि सीनियर नहीं होते, खिलाफ मेरिट काम किया जाता है। तो ये तो सवाल उठेगा कि क्या जो जजेस हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज जो सिलेक्टेड होते हैं सर? वजीर कानून का जो रवैया है वो बहुत अफसोसनाक रवैया है। अच्छा। और मुझे ये यकीन है कि जिस तरह उन्होंने कौम से माफी मांगी है जूनियर जजेस को एलिवेट करने के लिए, अपना वोट अपने पहले फैसले से रिव्यू करते हुए, उनके हक में अपना वोट देते हुए, कल वो आज के अपने कंडक्ट की माफी भी कौम से मांगेंगे। ये रवैये कि आपको खुलम खुला पता हो, आप तो अल्लाह के बंदे, कानून के तालिब इल्म हो, कानून की प्रैक्टिस करते हुए आपको अरसा गुजर गया है, आप जानते बूझते हुए कि ये आइन की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी, आइन की खिलाफ वर्जी तो सुप्रीम कोर्ट का जिस वक्त ऑर्डर हुआ उस वक्त ही हो चुकी थी, 90 रोज तो गुजर चुके थे। और आप वो शगाफियां ऐसी कर रहे हैं, ऐसी दूर की कोड़ियां ला रहे हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, जिनका कोई आइन से ताल्लुक नहीं, जिनका कोई कानून से ताल्लुक नहीं। और फिर मैं आज गुजारिश कर रहा हूं कि कल इनको फिर अपने आज के कंडक्ट की माफी मांगनी पड़ेगी। राना बशीर साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मतलब ये तो मामला एक तरह से लटका ही हुआ है। क्या अगले 3 महीने जब तक ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये रिटायर्ड नहीं हो जाते, नए चीफ जस्टिस आ नहीं जाते, तब तक क्या मामला ऐसे ही रहने वाला है सर? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई पर्सनली थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। और ये जो आप पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आई विश कि ये वे फॉरवर्ड जो है पॉलिटिशियंस के पास होता तो आज हम इस जगह पे ना पहुंचे होते, ना पॉलिटिकल क्राइसिस होता, ना इकोनॉमिक क्राइसिस होता, और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है बड़ा तेज़ी से इमर्ज कर रहा है वो भी ना होता। सो बेसिकली आई थिंक कि इसका वे फॉरवर्ड सिर्फ एक है कि, और वो ये है कि आप मुझे चोर चोर कहना बंद कर दें, मैं आप पे तनकीद करना बंद कर दूं, तो ये पॉलिटिशियन जो आपस में ये जो कुछ कर रहे हैं ये करना बंद कर दें, सियासत कर लें, एक दूसरे को जनाब क्रिटिसाइज़ कर लें, हेल्दी क्रिटिसिज्म कर लें, और मेरे ख्याल में अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म होगा तो इस्लाह हो जाएगी। और डोंट डू दैट। सब फरमा रहे हैं, ये मैं इनसे अग्री कर रही हूँ, मतलब मेरा कोई इनसे इख्तलाफ नहीं है इस बात पे जो उन्होंने अभी तज्जिया पेश किया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये कैसे मुमकिन है कि ये आपस में बैठ करके कुछ डिसाइड कर ले? क्योंकि एक फरीक जो कि पीटीआई है उसको अक्टूबर से पहले इंतखाबात चाहिए, और जो एक मेजर फरीक है जिसके अंदर 12-13 जमातें इकट्ठे मिलके हैं उनको अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, कल को क्या पता सुप्रीम कोर्ट एक निगरान जज भी मुकर्रर कर दे कि जी वो इनके जो मुज़ाकरात हैं उनको मॉनिटर करे, लेकिन उसके बावजूद हल कैसे निकलेगा सर? देखिए, इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है, अपना एतमाद का फुकदान है कि जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने और बाकी कुछ लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है
कि अब एक आम आदमी मेरे जैसा शख्स की ये समझ रहा है कि ये गालिबन अक्टूबर की जो बात की जा रही है ये भी एक ब्लफ है। तो यही बात अपोजिशन वाले भी अब जारी बात समझ रहे हैं कि जनाब ये हमसे अभी बातचीत तो कर लेंगे अक्टूबर की या सितंबर की, लेकिन इट इज ओनली टू बाय टाइम। और जब उस वक्त बड़े कुछ चेंजेस हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड चेंजेस पाकिस्तान में एट द टॉप जुडिशरी, प्रेसिडेंट साहब ने भी चले जाना है, उस वक्त पता नहीं हालात ऐसे हो जाएंगे कि शायद मामला 2 साल और आगे चला जाए। तो ये सारे एवरीबडी अनसर्टन कि कौन किसको ब्लफ कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। मैं अभी भी समझता हूं कि देखें, ये अगर सानिया एपीएस के बाद सब मिल बैठ के इन्होंने सब बैठे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सब बैठे थे, इस मर्तबा बिकॉज ऑफ सर्टन ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है गवर्नमेंट में जो कि ये सारा एक एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बैठने से भी घबरा रहे हैं, बैठने से भी डर रहे हैं कि निकलेगा कुछ नहीं, ठीक है ना जी। और क्या अज़ाइम है, क्या उनका एजेंडा है, उन लोगों का एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ मीडिया में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता जाए, पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम सूरत हाल जो है ये आगे चलती जाए। और मैं आपको बिनिशा आज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज सुबह सोच रहा था, मैंने ट्वीट भी किया, मैं सोच रहा था कि ये लिबिया, यमन, टूनिसिया, सीरिया, इराक, ये क्यों मुश्तबा हो गए? ये यहीं से शुरू हुए थे, आइन शिकनी से। इनका आइन शिकनी हो गई, इनके लीडरशिप जो है उन्होंने आइन के खिलाफ बगावत कर दिया, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया। तो जो उनके दुश्मन थे, जो हमारे भी दुश्मन थे, उन्होंने जनाब उन मुल्कों की ईंट से ईंट बजा दी। मुझे डर सिर्फ यह है कि मामला और चलता। देखिए, आइन में बड़े तकड़े लोग हैं, क्लेवर लोग हैं, चुप करके बैठे हुए। आप एड़ियां रगड़ दी हमने कि जनाब हम आपको और कितने इंश्योरेंस दे दें, ये 6 अरब और बिलियन डॉलर्स के हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, कमिटमेंट्स हो गई हैं, लेकिन वो भी ऐसे 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 खुदा के बंदे हैं, वो भी जनाब आप देखें टस से मस नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि बाहर के लोगों का भी एक एजेंडा है कि पाकिस्तान संभल ना पाए, पाकिस्तान में इंतशार जारी रहे, लड़ाओ इनको सबको आपस में, इनको एक इदारे आपस में। ब्रिगेड साहब, बाहर के लोगों के एजेंडे क्या मानी रखते हैं जब अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस ना हो? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है विद जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब, विद राना मुबशर एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। जस्टिस साहब, मैं आपको याद कराना चाहती हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस वो तकरीर, जिसके अंदर उन्होंने सच बताया, अपना कंसर्न बताया कि उनको लगा कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में साजिश ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, साजिश ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान साहब को तो 10 साल रखने का प्लान था। ये पूरा का पूरा जो फंडा था वो ये था कि 10 साल तक ये पूरा सेटअप रहेगा, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इमरान खान साहब भी 10 साल तक रहेंगे, जो आर्मी चीफ साहब हैं उस टाइम के उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी और वो भी अपना 10 साल पूरे करेंगे, और कुछ जजेस को भी एक्सटेंशन दी जाएगी। तो सर, जब इस तरह के ख्यालात हों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के, जो कि वजीर खारजा भी हैं, और उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हो, तो फिर तो वो जानबूझकर ही चाहेंगे ना कि जो इंतखाबात हैं वो अक्टूबर से पहले ना हो, ताकि जो मौजूदा जुडिशरी है वो अपना टेन्योर पूरा करके घर चली जाए और उसके बाद इंतखाबात हो। हम सबको अपने अमल का हिसाब रखना चाहिए जी, और खुद एहतसाबी का जो अमल है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। इस हमाम में सभी नंगे हैं, एक शोबा दूसरे शोबे को इल्जाम देता है, दूसरा शोबा तीसरे शोबे को इल्जाम देता है, और हम में खलूस से दिल से, नेक नीति से, अपने शोबे में रहते हुए, अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए अमल करने का जज्बा बहुत कम है। हम मुदाखलत करते हैं हमेशा दूसरे शोबों में, अपने शोबे के काम को भूल जाते हैं, और ये ब्लैकमेल करने के लिए या एक्सप्लॉइट करने के लिए ये जजेस को, ये अब मैं क्या कहूँ कि ये हड्डी हमेशा डाली जाती रही है, और हमारे पास ऐसे किरदार जो इस लालच में आके ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं। अब हमारे ही आला अदलिया के जजों ने आमिरों को, डिक्टेटरों को आइन में तरमीम करने के इख्तियार दे दिया था ना जी। हमारी पार्लियामेंट ने हर आमिर के किए गए इकदाम को हमेशा 270A और 270AA और 270AAA में उनको वैलिडेट किया हमेशा।
हर जी। पार्लियामेंट ने, मुंतखब पार्लियामेंट ने आमिरों के तमाम इकदाम को वैलिडेट कर दिया। तो तमाम शोबों को अपने अपने एहतसाब की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और कोई कौमी जज्बा तो हो, कोई नेशनल गोल तो हो जो हम अचीव करने के लिए हम ये कहें कि जी हमने ये मंजिल हासिल करनी है और हम कौम को इस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम एक टूटी हुई किश्तियों में सवार हैं, और वो जो बड़ी छोटी सी बहर का एक शेर है कि वो हमारे बड़े हस्बे हाल है कि किश्तियां टूट चुकी हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। हमने अपने आप को दरिया के हवाले कर दिया है, और वो जिस तरफ चाहे हमें लिए फिरता रहे। बिल्कुल। राना मुबश्शिर साहब, अब तो खतों किताबत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है, सिर्फ एक जुमला पढ़ के सुनाऊंगी, उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। पार्लियामेंट अच्छे कवानीन बनाए जो आइन के मयार पर पूरा उतरे और आइन के मुताबिक कौम को खुशहाली और अमन का बाइस बनाए। जी सर, ये सुन रहे हैं आप खतों किताबत का सिलसिला? विनेश, आपको याद है कि यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी कैसे घर गए, ठीक है ना? और हकीकत ये थी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आप उस पर कह सकते हैं जी गलत फैसला था, सही फैसला था, वो एक अलग डिबेट है, बट यूसुफ रजा गिलानी वाज सेंट होम, ठीक है, एंड देयर वर मेनी अदर हु वर सेंट होम, सिर्फ इसलिए कि आसिफ जरदारी के बारे में कहा गया था जनाब के स्विस अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा जाए। हालांकि हकीकत ये थी कि स्विस अथॉरिटीज़ को वो लेटर लिख भी दिया जाता तो वो किसी काम का नहीं था। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जिनीवा डैनियल ज़पेली ने मेरे शो में आके खुद बोला कि जनाब ये अगर लेटर लिख भी दिया जाएगा तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो केस ही टाइम बार हो चुका है, ठीक है। लेकिन देन अगेन यूसुफ रजा गिलानी वाज सेंट होम, ठीक है। अच्छा चले, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, यूसुफ रजा गिलानी हो या कोई भी हो, या फैसला क्या था। द पॉइंट इज कि जो फैसला किया गया उसको इम्प्लीमेंट किया गया, सिंपल, पीरियड, ठीक है जी। अब आप कह रहे हैं जनाब स्पीकर साहब को इस किस्म के कानून बनाएं, ये करें वो करें, भाई ठीक है, आप उनको बनाने दें कवानीन, आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन कर दें। अगर आप समझते हैं कि ठीक है या इंटरफियरेंस हो रही है जुडिशरी के किसी काम में, आप यहाँ आपको नहीं, आप खुद बना लेना कवानीन, आपसे बड़े कौन है भाई। आप खुद बैठ के आपने जो कवानीन बनाने हैं आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करके खुद कवानीन बना लें। What's wrong with it? ओ भाई, जो उन्होंने खुद ना, से फैसला इस दे दिया वक्त राणा तो साहब, जो उसी पर ही हालात अमल है- हो जाए, बहुत बड़ी बात राणा है। साहब, ये तो एक फिर बार- फैसले के अंदर एक एक बार गुंजाइश सुनो। की सूरत हाल निकलती हुई नजर आ रही एक मिनट। है। आई जस्ट हैव 1 मिनट सर। जी जस्टिस साहब, जी। जी जस्टिस साहब। मैं वो राणा साहब कह रहे थे जी खुद कवानीन बना लें। खुद कवानीन बनाने की हालत ये है कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स हमने फ्रेम किए हैं, उसमें अब क्योंकि 45 साल गुजर गए हैं उस रूल को बने, तो बहुत सी जरूरियात पेश आ रही हैं कि उनमें तरमीम की जाए। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना है, बिल्कुल ठीक है। जो बिल पास किया है जी, ज्वाइंट सेशन में, और जो पार्लियामेंट, हाँ भेज जी। दिया, जिसको आप सस्पेंड कर दिया है एक्ट बनने से पहले ही, तो ये वही चीज थी कि रूल्स में हमें तरमीम करनी है। बहुत सी जरूरियात जो 40-45 साल की प्रैक्टिस के दौरान हमें महसूस हुई है कि ये चीजें होनी चाहिए। हम वो रूल्स फ्रेम नहीं कर सकते जो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स फ्रेम करेगी। 1980 के रूल्स फ्रेम है, कई बिल्कुल दफा ठीक है। कमेटीज बनी, जजेस की कमेटी बनी, बिल्कुल ठीक। कई दफा ये मामला फुल कोर्ट में गए, जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में, लेकिन वो जी। आज तक हम रूल्स में एक भी तरमीम नहीं कर सके। और जब वो पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोधी साहब, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा गाइस, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ठीक कह रहे हैं शो लोधी का साहब। वक्त आप खत्म हो गया है। ऐसे ही होना चाहिए था, खुद बना लेते थे, और विद द वैसे- पैसेज ऑफ टाइम कवानीन चेंज होने की जरूरत है। वैसे मेरी डिबेट बात तो तो बड़ी सुन ले। इंटरेस्टिंग रही है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप जी बताइए। चले 1 मिनट आप भी ले लीजिए, बट टाइम रियली ओवर टाइम। ये किसी भी टाइम पर जो एमसीआर है ये शो उठा लेगा। बताइए। क्विकली बात यह है, कौन से एहतसाब, कौन से खुद एहतसाबी, और जनाब जिन लोगों का हमारे जो मेजॉरिटी उनकी तो हाई मॉरल ग्राउंड ही नहीं, जो आजकल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, अपने कानून बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट के कानून बनाए जाते हैं। मॉडल टाउन के लोग जो दंदनाते फिर रहे हैं, मॉडल टाउन के कातिल किस आइन की बात कर रहे हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि जनाब जब सियासतदानों का हाई मॉरल ग्राउंड जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज, मोहतरम जस्टिस काजी फायद यूसुफ साहब, जो आज मैंने उनकी सारी बातें सुनी है, अल्लाह करे और जो ब्रिगेडियर कुछ साहब ऐसे- पाकिस्तान के मैं हालात आपको बेहतर बता रहा हो, हूं,
आई रियली हैव टू रैप अप द शो। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप सब अपनी ईद अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अब मेरी मुलाकात आपसे ईद के बाद होगी। हैव अ हैप्पी वीकेंड और ईद तक सुकून करें, चिल करें। आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज।